का थ्योरी कर लिए थे बेटा हम लोग, है ना। अब एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चंस किए जाएं। चलो देखो बच्चा, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन ये है बेटा, ए 2 farad capacitor charged up to 20 volt is connected across an inductor। एक इंडक्टर से हमने उसको जोड़ दिया, जिसका कि इंडक्टेंस है बेटा 4 हेनरी। ठीक है बेटा, हमारा 4 हेनरी का इंडक्टेंस है बेटा। ठीक है, अब कहता है फर्स्ट पेट में फर्स्ट पार्ट फाइंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है बेटा, सर्किट का मैक्सिमम करंट क्या होगा, बी है बेटा, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation ऑफ चार्ज एंड करंट, है ना बेटा। चार्ज और करंट के फ्रीक्वेंसी निकाल लें ऑसिलेशन का बच्चा, है ना। चार्ज, करंट एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना बेटा। कैपेसिटर का एनर्जी, इसके ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चलो और भी कर लेते हैं, एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ठीक है बच्चा, सी वाला पॉइंट फाइंड चार्ज एंड करंट। चार्ज भी निकालो और करंट भी निकालो, फंक्शन ऑफ टाइम फंक्शन में इसका इक्वेशन क्या होगा, चलो बनाओ बच्चा। 3025 कहता है फॉलो गोल चेजर इंस्टाग्राम पे गोल चेजर को फॉलो करना है, 3025 बोलता है। ठीक है बेटा, फॉलो करेंगे हम लोग उसको, हमेशा उसको फॉलो करना, उसके आगे कहीं मत जाना। ठीक है, ये देखो गंदा बच्चा एक आया, एक कोई गंदा बच्चा अभी इंटर किया मीटिंग में। गंदा बच्चा मीटिंग में इंटर किया। कुछ नहीं, अरे भाई ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं बेटा, है ना। और हर किसी को अच्छे बुरे सबको लेके चलना पड़ता है। कोई बात नहीं, डोंट माइंड, मैंने माइंड नहीं किया इस चीज को। देखो बच्चा, क्वेश्चन फिर से बता दूं, देख बच्चा क्वेश्चन कहता है 2 farad कैपेसिटर चार्ज्ड अप टू 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी। पहला वाला फाइंड मैक्सिमम करंट, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज निकालो, करंट निकालो, कैपेसिटर निकालो, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इन सब के फ्रीक्वेंसी का, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बताना है बच्चा। ठीक है, और चार्ज और करंट ये निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम। एचपी ने कहता है टेलीग्राम मैसेज किया था लेकिन मैं रिप्लाई नहीं किया, देख लेता हूं अभी। तो टेलीग्राम पे क्या मैसेज किया मुझे भाई, कोई बात नहीं देवेश जैन, कर लेंगे डिस्कस। कोई मैसेज ही नहीं है।
अच्छा, सुबह में एक मैसेज किया है। बनाते जाओ। मैथ्स और केमिस्ट्री ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, पूरे 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। सर डेमोक्रेसी है। पिछले क्लास में मैक्सिमम करंट कैसे ड्राइव किया था? राघव अग्रवाल एंड फिजिक्स। उज्जवल नेम से मैसेज होगा? नहीं, उज्जवल नेम से मैसेज होगा। ओके, उज्जवल नेम से क्या मैसेज है भाई? हाँ बेटा, देख लिया मैंने अंशुल मैसेज तुम्हारा। अच्छा, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, ये तुमने किया मैसेज, भेजता हूँ अभी तुमको। JPA स्टार, JPA स्टार। उज्जवल भेज दिया उज्जवल। अब चलो मैं करता हूँ सॉल्व। देखो बच्चा, देखो बच्चा सॉल्यूशन। देख बच्चा, इस सवाल में कैपेसिटेंस हमारा है, कैपेसिटेंस हो गया बेटा 2 फैराड, इंडक्टेंस हो गया बेटा 4 हेनरी, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है मैक्सिमम, है ना बेटा, कैपेसिटर का वोल्टेज है बेटा 20 वोल्ट, है ना बेटा। तब सोचो, सिस्टम में जो एनर्जी थी बेटा वो कैपेसिटर के ही पास थी। सिस्टम में जो एनर्जी थी बेटा वो कैपेसिटर के ही पास थी ना स्टार्टिंग में। इसका मतलब बेटा यही हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। कैपेसिटर का बेटा ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकता, है ना बेटा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा मैक्सिमम करंट, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं इसी में बोलूं, इसी में, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा बेटा? हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 400 जूल। और इनिशियली एनर्जी ऑफ इंडक्टर 0 है बच्चा, बोलो। ये T बराबर 0 की बात है ना। सारा एनर्जी बेटा कैपेसिटर के पास है, इंडक्टर के पास नहीं है बच्चा। इसका मतलब पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी हो गई बेटा? तो 400 जूल। अब आओ पहला सवाल में, पहला सवाल कहता है बेटा मैक्सिमम करंट, है ना बेटा। तो देखो, अगर करंट को मैक्सिमम कहा जाएगा, इसका मतलब इंडक्टर का एनर्जी मैक्सिमम कहा जाएगा बेटा, है ना। तो इंडक्टर का एनर्जी मैक्सिमम हो गया बेटा, इसका मतलब सारा का सारा एनर्जी इंडक्टर के ही पास है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ इंडक्टर कितना हो गया? हाफ L I मैक्सिमम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 400। इसका मतलब बेटा I नॉट इक्वल टू 400 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट। ये हो गया बेटा
10√2 एम्पियर। बोलो मैक्सिमम करंट हमारा कितना हो गया बेटा? मैक्सिमम करंट हो गया हमारा 10√2 एम्पियर। अब भी देखो बेटा, अब कहता है ओसिलेशन ऑफ चार्ज एंड करंट, है ना बेटा? तो देखो कल जो हम लोगों ने निकाला था बेटा, है ना, वो चार्ज का ओसिलेशन था बच्चा ना। तो चार्ज का जो ओसिलेशन होगा बेटा, वैसा ही ओसिलेशन करंट का भी होगा। और दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या था बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या था बोलो? 1/2 पाई √LC था ना बच्चा? 1/2 पाई √LC कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 1/2 पाई √8। √8 का मतलब हो गया 1/4 √2 पाई। बोल बच्चा 1/4 √2 पाई, है ना बेटा? हर्ट्ज। ये चार्ज और करंट का हो गया बच्चा, है ना? अब देखो, अगर मुझे चाहिए किसका, अब चाहिए बेटा एनर्जी का, है ना? तो देख बेटा, एनर्जी की ऑसिलेशन के लिए अगर कहोगे फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, तो देखो बेटा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा Q²/2C। एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला होगा बेटा ½ L I², है ना? इसका मतलब सोचो, अगर कहते हो तुम कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा? तो देखो बच्चा, चार्ज के लिए और करंट के लिए ये तो बेटा साइन और कॉस का फंक्शन ना। बोलो चार्ज और करंट था बच्चा साइन और फंक्शन ना बच्चा, बोलो, है ना? साइन और कॉस फंक्शन ना, ठीक है? तो बताओ साइन और कॉस फंक्शन का बेटा कितना होता है पीरियड? साइन और कॉस का कितना होता है पीरियड? साइन और कॉस का बेटा होता है पीरियड पाई, 2 पाई। साइन और कॉस का बेटा पीरियड 2 पाई होता है ना? अच्छा अब बोलो, जब एनर्जी करोगे बेटा तो स्क्वायर ना हो जाएगा, है ना? तो बोलो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कितना पीरियड? तो पाई, है ना बेटा? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई, चार्ज और करंट का पीरियड 2 पाई, है ना बेटा? इसका मतलब एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा बेटा वो आधा होगा। टाइम पीरियड आधा होगा बेटा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाएगी। बोलो टाइम पीरियड आधी होगी तो फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? तो ये हमारा होगा 1/2√2 पाई, है ना बेटा? ठीक है। पिछले क्लास में आई मैक्सिमम का फॉर्मूला Q0 ओमेगा कैसे आया था? अरे बच्चा डिफरेंशिएट करके, चार्ज के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके, है ना बच्चा? उससे भी तुम निकाल सकते थे इसको, इस वाले को तुम उससे भी निकाल सकते थे Q0 ओमेगा करके। अब चलो देखो सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में देखो बच्चा, सी वाले पार्ट में क्या बताया था कल मैं तुमको? चार्ज क्या होगा? Q0 साइन ω t +φ, है ना बेटा? ठीक है। तो अब बताओ एट t = 0, एट t = 0, है ना बेटा? चार्ज हमारा मैक्सिमम था ना बेटा? बोल t = 0 पे चार्ज मैक्सिमम था ना? इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन था, इसका मतलब फाई का वैल्यू हो गया π/2। इसका मतलब Q बराबर कितना बेटा? तो Q0 साइन ω t। इसका मतलब Q0 कितना हो जाएगा बेटा? बोल C/V। ये हो जाएगा बेटा 40, ये हो जाएगा 40 कूलम्ब, 40 कूलम्ब साइन। तो देख बेटा ये इसका फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा कितना होगा बेटा? ओमेगा हो जाएगा 2√2। बोलो बच्चा ओमेगा हो जाएगा 2√2, है ना? अब बोलोगे करंट, तो करंट क्या होगा? तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे बेटा तो 40 × 2√2, ओ साइन नहीं, सॉरी सॉरी, ये कॉस हो जाएगा ना भाई, ये पुट करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा बच्चा, है ना? ये हो जाएगा हमारा कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 80√2। ये कुछ गड़बड़ है क्या? ये गड़बड़ है ना? ये 1/2√2 होगा ना, 1/2√2, है ना बच्चा? ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2√2 4, तो ये हो जाएगा बेटा 10√2, 10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर साइन ओमेगा × t।
ठीक है बच्चा, कॉस, हाँ कॉस आएगा। नहीं बच्चा कॉस ना आएगा, यहाँ साइन होगा बेटा। 5 पुट करोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस ता बाय 2 बराबर कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, ऋषि बोलो। श्वेतांजलि। सर हो गया, आपने बता दिया। ओके बच्चा। कहलान रे, कहलान रे। सर वो साई पाई बाई 2 कैसे है, वो समझ नहीं आया। 5/2 कैसे आया? देखो बच्चा, t बराबर 0 पे एकदम स्टार्टिंग में एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास। है ना बच्चा, इसका मतलब t बराबर 0 पे चार्ज मैक्सिमम है ना बच्चा, हाँ है ना? तब सोचो, हाँ इसका मतलब टाइम 0 पुट कर देंगे तो होना चाहिए q बराबर q नॉट। हाँ 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 अब समझ में आ गया? हाँ, ओके सर। शुभम। सर वहाँ फ्रीक्वेंसी 2f कैसे आया वो बता दीजिए ना। वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? सब एनर्जी की। एनर्जी का इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा? या तो क्यू स्क्वायर होगा या तो आई स्क्वायर होगा, बोलो होगा ना? यस सर। तो क्यू स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चार साइन फंक्शन कॉस फंक्शन है तो एनर्जी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फंक्शन होगा, यस सर। बोलो। यस सर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पीरियड आधा होता है, पीरियड हाफ तो फ्रीक्वेंसी डबल। यस सर समझ। साकेत। हेलो सर। बोलो। सर वो सर कल वो क्यू वाले फंक्शन में सर वो फाई आया था और आई वाले में भी सर वो फाई आया था। सर ये एंगल क्या चीज के बारे में रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल फेज। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को रिवाइज करो। राघव। हेलो सर। बोलो। सर मुझे सर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मैं तुम्हें सिर्फ फिजिक्स वाले ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ ना बेटा। सर उन दूसरे टीचरों से भी कही थी सर, उनने मतलब बोला कि कर देना, पर हुए नहीं कुछ। और तुम्हारी जब क्लास चलती है ना उस समय बस मैसेज कर दिया करो सर को। करते हैं ना सर। तो उनका नहीं आता रिप्लाई उनका। हाँ, जैसे एक मैथ्स वाले सर कई बार आया था, फिर उसके बाद नहीं आया। तो उनका फोन नंबर है तुम्हारे पास? नो सर। हाँ, तो फोन नंबर नहीं तो फिर दिक्कत तो है बेटा। फोन नंबर पहले पर अरेंज करो सर का, और किसी बच्चे के पास होगा है ना, तो फिजिक्स ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, बाकी तुम देख लेना, ठीक है? ओके सर। बच्चों से बात करके, है ना? तुम मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम में मैसेज करना, ठीक है? टेलीग्राम में मैसेज करना, तुमको ऐड कर लूंगा, ओके? सिद्धिका को पूछना था तुम्हें क्या? सिद्धिका तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नहीं है, चलो हटाओ। अच्छा अंशुल को पूछना है, बोलो अंशुल। सर चार्ज और करंट के फ्रीक्वेंसी सेम है और जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होंगे ना? हाँ ओके सर। ठीक है। यस सर। विराट बोलो। सर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी सर कैसे आया था बता दीजिए। फिर से बोलो। सर फ्रीक्वेंसी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी सर कैसे लाए वो बता दीजिए। नहीं बच्चा नहीं बताऊंगा अभी ये। एक बार मैंने खुद से बताया, एक बच्चा पूछा उसको बताया, और फिर तुम दोबारा पूछोगे तो क्यों बताऊंगा बेटा? ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। सवाल देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ L प्लस C, जहां L की वैल्यू है 5 हेनरी, कैपेसिटेंस हमारा है, कैपेसिटेंस है 10 फैराड, ठीक है?
कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इज 100 जूल, है ना बेटा? एक मिनट रुक जाओ, स्क्वायर इसकी 20 कर लो, स्क्वायर, ठीक है हटाओ। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 100 जूल एंड इनिशियली 25% of energy, 25% of energy is in magnetic field। स्टार्टिंग में 25% एनर्जी जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड में है और इज इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीज कर रहा है, समझा बेटा? 25% एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है और वो एनर्जी अभी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है तुमको? मैक्सिमम चार्ज निकालना है और मैक्सिमम करंट निकालना है। सर्किट में मैक्सिमम चार्ज कितना होगा और मैक्सिमम करंट कितना होगा, ठीक है? बी पार्ट कहता है चार्ज भी निकालो और करंट भी निकालो, है ना? चार्ज और करंट दोनों निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में बनाओ, ठीक है? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चलो करो। बनाओ बेटा। तो बहुत मैसेज लिख रहे थे इसलिए मैंने ऑफ कर दिया चैट को, अब चैट ओपन कर रहा हूं, लेकिन प्लीज सिर्फ कंसर्न बात नहीं करना, फालतू बात नहीं। अब देखो एलियन वेयर, इसको अभी चिंता होने लगी कि म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। देखो क्यू कॉम BTD, इसके भी टेलीग्राम लिंक चाहिए। तुम लोग का फोकस बहुत खराब है बच्चा, फोकस बहुत खराब है। तुम लोग को भूतकाल और भविष्य काल का चिंता बहुत से आता है, इसलिए जी नहीं पाते हो। जिंदगी जियो, उल्टे पुल्टे मत सोचो। अभी जो पढ़ रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, फालतू बात नहीं सोचो। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ L प्लस C, L दिया है, C दिया है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम 100 जूल है और शुरुआत में इनिशियली 25% ऑफ एनर्जी इज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इंक्रीजिंग। शुरुआत में 25% एनर्जी इंडक्टर के पास है और वो इंक्रीज कर रहा है। तो कहता है फाइंड मैक्सिमम चार्ज निकालो, मैक्सिमम करंट निकालो, और कहता है चार्ज और करंट निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर तो कुछ दिन पहले ग्रोथ और डीके करंट बताया था, तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा कि कब ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है और कब डीके। अरे बेटा सर्किट में अगर सेल लगा है तो ग्रोथ हो रहा है, अगर सर्किट में सेल नहीं है तो डीके होगा। हम्म,
बनाते जाओ, रुको नहीं। चलो देखो मैं करता हूं, आंसर्स मैच करना आपने। तो देखो बेटा, अगर इस सवाल में कहा है कि सिस्टम की एनर्जी 100 जूल है, सिस्टम की एनर्जी 100 जूल है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर कहा गया बेटा कि चार्ज अगर हमें मैक्सिमम कहना है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम हो गया, है ना बेटा। अगर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम हो गया बेटा, अगर हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में ही है बेटा, इंडक्टर में एनर्जी 0 है। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 200, है ना। इसका मतलब क्यू इक्वल टू 20√10 कूलम, ठीक है। और अगर हमें आई की मैक्सिमम वैल्यू कहनी है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? एनर्जी ऑफ इंडक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी ऑफ इंडक्टर हो जाएगा 100 जूल, दैट इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू निकल गई बेटा हमारी, कितनी आ गई? आई नॉट इक्वल टू हो गया 200 डिवाइड बाई एल, ये हो गया 40, तो स्क्वायर रूट 40 एम्पियर, 2√10 एम्पियर, ठीक है बच्चा। अब चलो बी पार्ट में कहता है कि चार्ज और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सब लोग ध्यान दो, देखो बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि कहता है t बराबर 0 पर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना बेटा, 75% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। बोलो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 75% ऑफ मैक्सिमम है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 3/4 ऑफ यू मैक्सिमम। बोलो बच्चा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल चार्ज जो होगा ये √3/2 क्यू नॉट होगा। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि एनर्जी जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होता है। एनर्जी जो होता है बेटा ये प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होता है ना। तो एनर्जी अगर प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब चार्ज अगर ये 3/4 है तो √3/2 है। बोलो बेटा, इंडक्टर में 75%, तो 25%, तो कैपेसिटर में 75%। बोल बच्चा, तो फिर कैपेसिटर में 25%। बोल बच्चा, होगा? ठीक है। अब चलो देखो, अब कहते हो चार्ज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये होगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। बोलो बेटा, Q बराबर क्यू नॉट ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है। अब देखो T बराबर 0 पे कितना होना चाहिए? √3/2 क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन साई, है ना बेटा। इसका मतलब साइन साई इक्वल टू √3/2, इसका मतलब साई इक्वल टू या तो 60 डिग्री होगा बेटा, या तो 120 डिग्री होगा। बोलो बेटा, 60 होगा या 120 होगा? बोलो बोलो, 60 या 120? बोलो बोलो, 60 या 120? तो 60 गलत, 120 सही। समझा? क्यों? देखो सवाल में क्या कहा था? सवाल में कहा था कि एनर्जी ऑफ इंडक्टर ये अगर इंक्रीजिंग है ना, इसका मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजिंग होना चाहिए। बोल बच्चा, एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्वेश्चन में कहा था कि इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर की एनर्जी
डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब चार्ज डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। चार्ज डिक्रीजिंग मोड में होगा, इसका मतलब 60 गलत है बेटा, 120 सही है ना। इसका मतलब चार्ज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 है ना बेटा। तो I हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आई नॉट इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस 2π/3। आया समझ में। ओमेगा टी सब कुछ पता है बेटा, पुट करो, निकालो आंसर, लिख लो। समृद्ध बोलो। हेलो सर, इसमें दिया हुआ है जैसे इनिशियल एनर्जी 25% है इंडक्टर की जो एनर्जी है, इंडक्टर में सही बात बेटा। सर वो धीरे धीरे अगर इंक्रीज हो रही है तो जो हाँ की एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। क्या डिक्रीज होगी, कैपेसिटर की एनर्जी ना। सर हमने उसको कैपेसिटर की एनर्जी को मैक्सिमम में 100 क्यों लिया? सिस्टम की एनर्जी का मतलब क्या हुआ बोलो, सिस्टम का एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर का एनर्जी प्लस इंडक्टर का एनर्जी, बोलो। यस सर। तो बता बेटा, अगर ये मैक्सिमम तो ये कितना, 0 है ना बेटा। यस सर। और अगर ये मैक्सिमम तो ये 0। यस सर, वो तो है, बट सर वो जब हमने बोला वो एक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है, तो हम कैसे बोल हाँ सकते हैं कि बाद में मैक्सिमम होके 100 को अचीव कर जाएगी? बेटा यहाँ एनर्जी तो ऑसिलेट करती है ना, बोलो। अच्छा हाँ, फिर हो जाएगा। यस सर। एनर्जी ऑसिलेट करती है ना, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी मैग्नेटिक, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी, यस है सर। ना। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, थैंक यू सर। समझ में आ गया अब। यस सर। ओके बच्चा। सिद्धिका बोलो। सर इसमें आपने ना क्यू की इक्वेशन में क्यू नॉट लिखना है ना, तो सर आपने जो अभी ए ऑप्शन में किया था वही लिखना है, या फिर ऐसे करेंगे कि Q²/2C = 75, फिर जो Q आएगा वो यहाँ पे रखेंगे? एक ही बात है बेटा, जैसे भी कर लो। सर लेकिन उससे तो 10√30 आ रहा है Q। कौन सा वाला, ये वाला, हाँ सर। ये चार्ज, हाँ और ये इतना ही आया था। हाँ सर, ये 20√10 आ रहा है ना, और उसमें तो आ रहा है, चल ठीक है। अब 75% कर लेगी बेटा, 3/4 कर लेगी। देखो देखो तो ठीक से, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा, Q²/2C। हाँ सर। यस सर। बोलो सिद्धिका। हाँ हाँ सर। अब यहाँ बोल सकती है बेटा 3/4 Q0²/2C। यस सर। ये 2C कैंसिल हो गया। सर ये तो समझ में आ गया। हाँ तो दिक्कत कहाँ तुम्हारा है। सर Q0 तो 20√10 आया ना, और यहाँ से जो Q ठीक आ रहा है है, ना वो 20√10 आया, और ये कितना आया, 10√30 आ रहा है सर मेरा। 10√30 आ रहा है। सही तो आ रहा है, दिक्कत क्या है। तो इस चीज सर ये इसको यहाँ बराबर। पुट कर बच्चा। सर वॉइस। ओके ठीक है सर बच्चा, वॉइस। देखो अब ये 10√30 यहाँ पुट कर देगी, यस सर। और इसको यहाँ पुट कर देगी, हाँ। तो भी तो √3/2 आएगा कि, देखो आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो। अच्छा मतलब। रेशियो कर इसका। हाँ सर, वो आ रहा है 2/√3। नहीं बच्चा, तो उल्टा कर दे रही है ना, ऐसे ना करेगी अच्छा बेटा। तो क्यू, √3/2 सर। हाँ अब समझी। हाँ सर। हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं। साकेत बोल बच्चा। सर ये जो ऑसिलेशन करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सर इसको तो रियल लाइफ में आप कहीं तो अब यूज एप्लीकेशन भी होगा इसका सर कहीं?
फिर से बोलो। सर इसका ऑसिलेशन का सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन सर एप्लीकेशन भी होगा इसका कुछ सर? अच्छा, अगर मैं नहीं बताऊं तुमको समझ में नहीं आएगा ये, बोलो। यस सर। अगर तुमको ये ना बताऊं तो तुमको समझ में नहीं आएगा ये, नहीं आएगा, आ तो रहा है सर समझ में। तो फिर क्यों फालतू टेंशन लेते हो तुम लोग बेटा? हाँ, ओके। तुझे इंजीनियर बनना है कि मैकेनिक तुझे इंजीनियर बनना है कि मैकेनिक बनना है, बोल। इंजीनियर बनना है सर। तो तू इंजीनियर और मैकेनिक में क्या अंतर है? इंजीनियर थ्योरेटिकली स्ट्रांग होता है और मैकेनिक प्रैक्टिकली तू ये बात दिमाग में रख बच्चा, तू एग्जांपल मुझसे नहीं मांगा कर, एग्जांपल खुद सोच, है ना? मेरा काम पढ़ाना है तो एग्जांपल खुद सोचेगा इसके बारे में जब भी कुछ पढ़ाओ इसे कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे यार अजीब हालत है, हर कॉन्सेप्ट में एक ही सवाल पूछ करते हो तुम लोग चलो आगे बढ़ा जाए। देख बेटा, अब चीजों का कंपैरिजन देख, है ना? एक बार तुम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा? तो काम आएगा बहुत ज्यादा तुमको। जैसे कि देख बेटा, जैसे कि तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोलो। एक्सेलरेशन ए बराबर माइनस ओमेगा ई स्क्वायर एक्स, है ना बेटा? या फिर कहो ए इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब क्या पढ़ा तुमने था? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। बोल बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बच्चा? और अभी हम लोगों ने एलसी ऑसिलेशन में क्या पढ़ा? ये पढ़ा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के क्यू इज इक्वल टू 0। बोल बच्चा, के की जगह पे क्या था हम लोग का? 1 बाई एलसी था बेटा, 1 बाई एलसी, है ना बच्चा? अब देखो डैम्ड ऑसिलेशन, तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था डैम्ड ऑसिलेशन, है ना बच्चा? डैम्ड ऑसिलेशन में क्या पढ़ा था तुमने? पढ़ा था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना बेटा? प्लस प्लस नहीं माइनस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, है ना बेटा? प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। याद आया बच्चा? डैम्पिंग वाले में यह है ना डैम्पिंग कॉस्ट, डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना बच्चा? ये प्लस था, ये भी क्या प्लस था? ये भी प्लस था, ये भी प्लस था बच्चा, ठीक। देखो अब देखो, अब प्लस में देखे ना, प्लस माइनस में, प्लस में बी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव ये देख के करते थे बेटा हम लोग, है ना? अब देखो, अब तुम्हारा अगर एलसीआर होगा बेटा, एलसीआर तो क्या होगा? देखो ये होगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर के साथ एल, फिर तुम्हारा होगा आर, आर होगा डी क्यू बाई टी, है ना बेटा? और प्लस होगा सी इंटू क्यू या क्यू ओनली क्यू, क्यू बाई सी, है ना बेटा? इज इक्वल टू 0, है ना? अब इन तीनों चीजों को कंपेयर करो, इन तीनों चीजों को कंपेयर करो। जैसे यहां था डैम्पिंग कोफिशिएंट बी बेटा, जैसे यहाँ डैम्पिंग कोफिशिएंट बी था बेटा, वैसे ही यहाँ डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होगा? आर बाई एल, समझा बेटा? तो जिस तरह से इसको तुम डील करते थे बेटा, बिल्कुल वैसे ही डील इसको भी करोगे, लेकिन ये तुम तभी कर पाओगे। अर्जित स्टॉप, कांस्टेंट को मॉडिफाई करना सीखो। हाँ देखो बच्चा, यहां से यहां देखो बच्चा, ये हो गया एलसी ऑसिलेशन, और जिस तरह से डैम्पिंग तुम पढ़ाते हो ऑसिलेशन में, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन ये भी है बेटा, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही सवाल वहां ही बनेगा। जैसे कि तेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बोलते थे तुम कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस भी काउंट करूंगा तो क्या अंतर होगा? कि पेंडुलम को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो धीरे धीरे पेंडुलम का एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और फाइनली ये पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा, है ना बेटा? वैसे ही समझ, अगर तेरा सवाल इसमें आया डैम्ड ऑसिलेशन में तो आएगा एलसीआर, इसमें इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा और रेजिस्टेंस होगा, है ना बच्चा? रेजिस्टेंस जो होगा वो सिस्टम की एनर्जी को धीरे धीरे वेस्ट करता जाएगा और फाइनली खत्म कर देगा, ठीक है बेटा? मतलब अगर कैपेसिटर और इंडक्टर है ना बेटा, तो क्या कहेंगे? एक तरफ जितनी एनर्जी जाएगी इंडक्टर के पास उतनी ही जाएगी कैपेसिटर के पास। मतलब क्या बोलोगे? पहले अगर 100 जूल एनर्जी थी किसके पास? कैपेसिटर के पास, अब जाएगी 100 जूल इंडक्टर के पास, फिर 100 जूल कैपेसिटर के पास, फिर 100 जूल इंडक्टर के पास। किस केस में? इस वाले केस में।
लेकिन अगर एलसीआर होगा बेटा तो कहेंगे 100 जूल था कैपेसिटर के पास, इंडक्टर के पास जाएगा 90 जूल, है ना बेटा। फिर वापस आएगा कैपेसिटर के पास 80 जूल, फिर जाएगा इंडक्टर के पास 70 जूल, ऐसे घटते 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 एनर्जी फाइनली 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अबे बोलो। सर इस वाला सवाल में 120 डिग्री कैसे है पिछला वाला सवाल में? हाँ सर वही वाला जो अभी मिटा है। बताया था क्यों, मैंने क्या कहा था, कैसे किया मैंने उसको? सर वाला समझ में नहीं आया इसलिए पूछा। तो बेटा कोई बात समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुमने बात सुनी तो होगी, मैंने कहा क्या था? मैंने क्या कहा था बोलो? इंडक्टर का एनर्जी बढ़ रहा है और कैपेसिटर का घट रहा है। ये बात समझ में आई थी? हाँ सर। ये बात समझ में आई थी। ठीक है बेटा, अब बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू? साइन 90 1। तो बताओ अगर 60 से 90 जाएंगे, है ना, फेज अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ी है घटी? बोलो बेटा। सर रिपीट। तुमने खुद बताया साइन 60 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 के बाद साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है बच्चा, है ना। और ये साइन कॉस किसके बारे में बता रहा है? चार्ज के बारे में। तो बताओ 60 से अगर 90 बढ़ेंगे तो चार्ज की वैल्यू घटी या बढ़ी? बेटा इतना कम तुम लोग का मैथमेटिक्स का सेंस है, तुम लोग मैथमेटिक्स खाली पढ़ते हो बेटा, तुम लोग का मैथमेटिक्स का कोई सेंस नहीं है। मुझे इस बात की पूरी यकीन है 100%। अगर तेरा मेरा मैथ का कंपटीशन हो जाए ना, तेरा मेरा मैथ का कंपटीशन हो जाए तो तू जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, पक्का है। क्योंकि मेरे को 11th 12th की मैथ पढ़े हुए 20 साल से ऊपर हो गए, है ना। तू आज पढ़ा तू पक्का जीत जाएगा, लेकिन सेंस तुम लोग के अंदर एकदम नहीं है बच्चा। मेरे अंदर सेंस ज्यादा है तुम लोगों से, बस यही अंतर है तुम्हारे मेरे में। तो इसलिए मैथमेटिक्स का तुम यूज नहीं कर पाते। तुम्हें फिजिक्स में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं आता, तुम खाली मैथ्स पढ़ते हो बस। जैसे हिस्ट्री पढ़ता है, सिविक्स पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, तुम लोग वैसे मैथ्स पढ़ते हो बेटा। सिंपल ग्राफ का सेंस नहीं इन लोगों को भाई। 60 डिग्री का मतलब यहाँ हुआ रे, और 120 का मतलब यहाँ हुआ। अब बताओ 60 के पास की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? क्या दिख रहा है? बढ़ रही है। और 120 के पास क्या हो रहा है? घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 60 लेंगे तो क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा उस समय। यस सर। और 90 लेंगे तो उसका 120 लेंगे, इसका मतलब क्या होगा? चार्ज घटेगा। घटेगी। तो सवाल में कहा था ना, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ रही है, कैपेसिटर की घट रही है। आगे सर आगे देर आया, यही दुख की बात है बेटा। मुझे बोलने से पहले तुमको बात समझ में आनी चाहिए थी। तुम्हें इस बात पे डिसाइड करना चाहिए था कि 60 होना चाहिए कि 120 होना चाहिए। ये तुम्हें फैसला करना चाहिए था कि 60 या 120, लेकिन तुम फैसला नहीं कर पाए, है ना। और बड़ी बात है कि हम बताएं तो भी समझ में नहीं आया। चलो आगे देखो, म्यूचुअल इंडक्शन। देख बच्चा, म्यूचुअल इंडक्शन में ये चीज, इस पे मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया, इस पे मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया कि तुम्हें 100 में से 95 बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि किसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन दिमाग में नहीं है, है ना। तो बता करके टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चा। इसलिए बेहतर है तुम लोग पहले इसको रिवाइज करो, है ना। तुम दोनों में सिमिलरिटी बता दिया मैं तुमको, दोनों को डील कैसे करते हैं। तो देखो बच्चा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है हमको? मान लिया जाए बेटा एक कॉइल, मान लिया जाए एक कॉइल, इसमें करंट हमारा आया आई, ठीक है। या चलो इसको बोलते हैं कॉइल 1, इसको बोलो बच्चा कॉइल 1, इसको बोलो बच्चा कॉइल 1। और एक बच्चा उस समय से अटका पड़ा है अभी, F बराबर -kx होगा ना। सोच, F इक्वल टू -kx और A इक्वल टू -kx में दोनों में अंतर दिख रहा है उसको, तभी से उसे पीछे पड़ा है।
देखो कॉइल 1 मान ले, अब बता इस कॉइल 1 में अगर करंट जाएगा बच्चा तो इसका आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके आएगा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इमेजिन करो इसके मैग्नेटिक फील्ड से, इसके मैग्नेटिक फील्ड से हम एक दूसरे कॉइल में फ्लक्स बनाएंगे, एक दूसरा कॉइल मान लो कॉइल 2, ये है कॉइल 2, ये हमारा है कॉइल 2। तब देखो पहले वाले कॉइल की वजह से दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चा, दूसरे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बोलो। और इसमें अगर फील्ड आएगा तो इससे फ्लक्स बनेगा, है ना। तो क्या लिखोगे इसमें, मैंने कहा B1, B1 क्या है, B1 हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, B1 हमारा है मैग्नेटिक फील्ड नियर कॉइल 2, नियर कॉइल 2। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं नियर कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 1 की वजह से, कॉइल 1 की वजह से 2 के पास मैग्नेटिक फील्ड B1 बेटा। ठीक है, तो अब मैं लिखूं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 क्या होगा, Φ21, Φ21 फ्लक्स किसमें, 2 नंबर में, किसके वजह से, 1 नंबर में, क्या होगा, तो कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ B1 इंटू A2 बोल बच्चा, होगा। या बेहतर है इंटीग्रेशन लिख करके समेशन लिख दूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे DA बोलना पड़ेगा, है ना बच्चा। तो फील्ड एरिया N2, चल बेटा अब देखो ये हमारा हो गया बेटा B1 A2 N2। ठीक है, क्लियर, ध्यान दो। तो देख दो बेटा B1 इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, B1 इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड। तो देख बच्चा B1 जो है ये पक्का है कि प्रोपोर्शनल टू I1 आएगा, बोलो बच्चा आएगा। B1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आई डोंट नो, लेकिन ये कंफर्म जानते हैं कि जो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा ये पहले वाले कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं करंट को दुगना कर दूं तो यहाँ फ्लक्स भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो Φ21 क्या होगा बेटा, अगर हम समेशन ऑफ B इंटू A इंटू N करेंगे तो ये पक्की बात है कि ये भी हमारा प्रोपोर्शनल टू I1 आएगा, बोल बच्चा। तो अगर ये प्रोपोर्शनल टू I1 आया, अगर ये प्रोपोर्शनल टू I1 आया तो हम कहेंगे Φ21 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। ठीक है बच्चा, दिस M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 के पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर हमको ये निकालना होगा किसी भी सवाल में कि M21 कितना है तो क्या करोगे, इसके वजह से इसमें फ्लक्स निकालो, इसके वजह से इसमें फ्लक्स निकालो और फिर इसी के करंट से डिवाइड कर दो। Φ21 डिवाइडेड बाई I1 तो क्या मिल जाएगा तुमको, हमेशा M21 मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, अब मैं लिखूं सिमिलरली, अब मैं लिखूं बेटा सिमिलरली क्या होगा तो कहेंगे Φ12 का मतलब क्या होगा, इस वाले में फ्लक्स, इस वाले में फ्लक्स, इसके वजह से इस वाले में फ्लक्स, इसके वजह से क्या होगा, ये होगा M12 इंटू I2, M12 इंटू I2। ठीक है बेटा, जहां M12 का मतलब क्या होगा, ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2। ठीक है बच्चा, लिख ले यहां तक, पहले यहां तक नोट कर फिर बताता हूं आगे।
शुभम बोलो। नहीं बोल रहा है कुछ। अंशुल। सर बी तो वैरी कर रहा है ना, फिर एम कांस्टेंट कैसे आ जाएगा मैंने कहा क्या अलग अलग क्राइटेरिया है? पोजीशन की? मैंने कहा क्या एम कांस्टेंट है? नो सर। नहीं कहा ना, अभी तो निकालना है। यस सर। कांस्टेंट किसके लिए है? फ्लक्स के लिए और करंट के लिए। यस सर। सर लेकिन पोजीशन एक स्पेसिफाइड होना चाहिए ना दोनों के बीच में, नहीं तो बी वेरी हो जाएगा। तो बी वेरी हो जाएगा बेटा, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में तुम फ्लक्स नहीं निकाले हो कभी क्या? यस सर। सर लेकिन एम तो निकाले हो चेंज ना? हो जाएगा ना। प्रभु देख, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि इसमें कोई करंट है, इस वाले से फ्लक्स निकालने के लिए ये डिस्टेंस ए पे है और इसमें बी पे है। यस सर। यस सर। निकाला था फ्लक्स ये? सर बस ये डाउट था कि एम कांस्टेंट है कि नहीं। बोले बताओ ना, तुम ही निकाले थे। यस सर। यस। इसमें किसके ऊपर डिपेंड किया था फ्लक्स? फ्लक्स आई पे। आई पे डिपेंड किया था, और किस पे डिपेंड किया था? ए पे, बी पे, इसकी लंबाई पे, यस सर। ये डिपेंड किया था। यस सर। यस। तो उस आई से डिवाइड कर देंगे तो किसका फंक्शन आएगा? एल ए बी का फंक्शन आएगा। तो बताओ इसमें वेरिएबल कहाँ है? वेयर इज द वेरिएबल? नहीं है। फिर एक बार और शुरू से बता दीजिए प्लीज। तू अनम्यूट कर ले भाई, कहाँ चला गया? और फिर आदमी क्यों होता है जो एक चीज को बार बार समझाता है, फोकस फोकस फोकस, है ना? बार बार समझाते हैं उस बात को कि चीज, हाँ हमेशा आप प्रेजेंट को देखो, जो देख रहे हो उसको फुल्ली फोकस करो, लेकिन फोकस हो ही नहीं पाता तुम। बच्चा रुक जा, वीडियो गायब हो गया, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। Who is the host यार? सिर्फ नेम का ऑप्शन आ रहा है, वीडियो कहाँ चला गया? आ गया। चल देख बच्चा, देख फिर देख ले एक बार। इसमें हमने करंट दिया, इससे आया मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे पास किया। तो मैंने कहा मान लो B1 हमारा है मैग्नेटिक फील्ड नियर कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। इस कॉइल के पास इस वाले कॉइल की वजह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो जो कुछ भी होगा वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा, जो कुछ भी होगा वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है?
तो अगर मैं इससे फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड होगा, तो इंटीग्रेशन करो या समेशन करो एक ही बात है। इसको अगर एरिया से इसके नंबर ऑफ टर्न से वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू I1 आएगा, क्योंकि ये भी हमारा प्रोपोर्शनल टू I1 है ना। अब देखो तो 5:1 अगर ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ आएगा कोई कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इनटू हो जाएगा बेटा I1, ठीक है। तो हमने कहा 5:1 इक्वल टू M21 I1, है ना। तो जिस तरह से इससे इसमें निकाला उसी तरह से अगर उससे इसमें निकाला जाए तो सिमिलरली ऐसा रिजल्ट आएगा, है ना बेटा। तो जो चीज हमने लिख दिया है ना बेटा, ठीक है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस बात को समझो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे यूं कहूं कि इमेजिन करो कि एक बड़ा सा कॉइल है, जिसकी साइज है हमारी 10 मीटर, है ना, और इसके सेंटर पे एक बहुत छोटा कॉइल है जिसके साइड हमारा है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो देख बेटा इस बड़े वाले कॉइल की वजह से इस वाले में फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। अगर ये कॉइल 1 है ये कॉइल 2 है तो तुम 5:1 आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा, तो फ्लक्स निकल जाएगा हमारा बहुत आसानी के साथ, है ना। लेकिन वही अगर कहा जाए हमसे कि 5:12 निकालो, इसका मतलब इसके वजह से इसमें निकालो, है ना बेटा। तो इसके वजह से इस बड़े वाले कॉइल में फ्लक्स निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि हम इसके वजह से यहाँ तो फील्ड निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ सब जगह फील्ड नहीं निकाल सकते बेटा। और सब जगह फील्ड नहीं निकाल सकते इसका मतलब हम ये चीज वाकई में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली निकालना बहुत मुश्किल है ना बच्चा। मैथमेटिकली निकालना जो बहुत मुश्किल होता है बेटा, उसी के लिए तो कोई थ्योरम काम आता है ना। तो लिखो थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, या बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम इन EMI, या बोलते हैं क्या, देखो इसको रेसिप्रोकल थ्योरम इन EMI, समझा, ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, देखो ये कहता है कि फॉर एनी टू कॉइल्स, कोई भी 2 कॉइल्स हो लिंक्ड with each others मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, ठीक है। अगर कोई भी 2 कॉइल हो इस तरह से कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें, समझा बेटा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स उस वाले में और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाले में, दोनों में क्या हो, आपस में लिंक्ड हो, दोनों क्या हो, लिंक्ड हो, है ना। then in all the cases, है ना, हर केस में M12 और M21 की वैल्यू हमेशा बराबर होती है ना। M21 और M12 की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, मतलब इसके वजह से इसमें तुम निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके वजह से इसमें निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना बेटा। तो हमेशा ये बराबर ही होगी, और अगर बराबर ही होगी इसका मतलब हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल लोगे वो दोनों में काम आ जाएगा, है ना बेटा। और अगर दोनों में काम हो जाएगा इसका मतलब अब हम आगे कैसे बोलेंगे, नाउ ऑनवर्ड्स अब क्या बोलेंगे हम लोग, अब बोलेंगे 512 इज इक्वल टू सिंपल I इंटू और 521 इक्वल टू सिंपल M इंटू I1। अब मुझे अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर मुझे कहना है E21 इंड्यूस EMF तो कहेंगे माइनस
m di1 बाई dt। अगर मुझे कहना है E12 तो कहेंगे माइनस di2 अपॉन dt। समझा बेटा? पहले वाले में फ्लक्स को वैरी करो, मतलब करंट को वैरी करो। पहले वाले में करंट को वैरी करोगे तो दूसरे वाले में आ जाएगा ईएमएफ, और दूसरे वाले में करंट को वैरी करोगे तो पहले वाले में आ जाएगा ईएमएफ। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा। श्वेतांजलि बोलो। सर वीडियो ब्लर आ रहा था, अब ठीक हो गया। होमवर्क क्या दिया हुआ था बोलो? शायद मैंने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने बोला था। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने कंप्लीट करने कहा था। हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा करने कहा था मैंने। निकालो EMI का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 निकालो पहले। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हम लोग काफी कुछ कर चुके थे। नहीं बेटा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन करवाने हैं, है ना। फिर हम लोग को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को कंबाइन करना है, फिर खत्म हो जाएगा। देखो 10 तक कर चुके थे बेटा हम लोग, चलो उसको आगे बढ़ो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 11 से 15, 11 से 15 में क्वेश्चन नंबर 11 पूछना है। 11 से 15 में सिर्फ 11 और 13। ओके चलो देखो 11 और 13। एक लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, हो चुका है। 11 और 13 देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 हमारा कहता क्या है, a conducting disk of radius capital R is placed in a uniform and constant magnetic field B parallel to the axis of disk. With what angular speed should the disk be rotated about its axis such that no electric field develops in the field? देखो बेटा, कहता है कंडक्टर का डिस्क मान लो, इस कंडक्टर के डिस्क में ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा। अब कहता है इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे एंगुलर स्पीड ओमेगा से, है ना, तो कहता है बताओ इसमें अगर कितने स्पीड से घुमाया जाए ताकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ना हो, है ना। तो देखो बच्चा सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो तो ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे जा रहा है, बोल बच्चा, सर्कुलर पाथ में जा रहा है बच्चा, है ना। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे है बेटा, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, तो बोलोगे ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे एफ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे एफ। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे पॉजिटिव चार्ज होता है अगर तो बाहर की ओर फोर्स लगता, लेकिन अभी अंदर की ओर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो कहेंगे E इंटू वी इंटू बी। इसका मतलब E इंटू आर ओमेगा इंटू बी लगेगा बेटा, समझा बेटा। तो देखो ये फोर्स लगने के बाद भी ये सेंटर की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर सेंटर की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम कर रहा है। बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं किया, इसका मतलब फोर्स ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में हेल्प कर रहा है बच्चा। तो एफ मैग्नेटिक कितना हुआ, E इंटू आर ओमेगा इंटू बी बराबर M इंटू ओमेगा स्क्वायर आर।
अब यहां से ओमेगा निकाल लो सॉल्व करके, ठीक है। हाँ, 2 कॉइल के लिए म्यूचुअल की बात सिर्फ 2 की बात होगी। 12 नंबर देखो, 12 नंबर, देखो बेटा 12 नंबर में कहता है when the current in a certain inductor is 5 ampere and increasing at the rate of 10 ampere per second, करंट है 5 एम्पियर, इंक्रीज कर रहा है 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल इज 140 वोल्ट, ठीक है बच्चा। और जब हमारा करंट हमारा है बेटा 5 एम्पियर, है ना, और डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब -10 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 60 वोल्ट, है ना। तो कहता है बताओ इसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो समझ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस से पूछा गया हमसे। तो देख बेटा, अगर सिर्फ यही वाली बात होती तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बच्चा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए था। और अगर नहीं है बेटा, इसका मतलब ये है कि इस इंडक्टर में इंडक्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस भी है ना। इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, LdI/dt और प्लस IR, ये होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इसकी बात मानो तो क्या लिखोगे, 140 इज इक्वल टू L इंटू 10 प्लस 5 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात मानो तो होगा 60 L इंटू 10, इसका मतलब L इंटू -10 प्लस 5 इंटू R, है ना बेटा। लेकिन देखो हमें ये बात पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, और हमें ये बात पता नहीं है बेटा, इसलिए इसको प्लस माइनस दोनों लो, दोनों लेके सॉल्व करो, इसको दोनों लेके सॉल्व करो। एक में इंडक्टेंस पॉजिटिव आएगा, एक में इंडक्टेंस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला इंडक्टेंस छोड़ देना। 13 देखो, नंबर 13 आ जाओ। 13 कहता है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी इन एन इंडक्टर विद टाइम इन ए सीरीज LCR सर्किट। अरे बदमाश, ये तो बताया हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टर का पावर बताया हुआ है ना। 16 देखो, 15 पूछा है। 15 नंबर देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक का मतलब एक का फील्ड दूसरे में पास किया। देखो बेटा 15 में, इन द सर्किट सोन स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, स्विच को जोड़ दिया पोजीशन 2 से फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन ज्वाइन टू पोजीशन 1, टोटल हीट प्रोड्यूस इन द R1 में टोटल हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो टोटल हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना इंडक्टर में एनर्जी था, है ना। और इंडक्टर में कितनी एनर्जी थी, तो हाफ L/I², सो हाफ इंटू L/I², I कितना हो जाएगा, तो इसका I हो जाएगा E/R2, तो E/R2 का I², ठीक है। अब देखो 16 में, 16 कहता है बेटा टू आइडेंटिकल कॉइल each of self inductance L are connected in series and are placed so close to each other that all the flux from one coil links with the other, then total self inductance। अभी छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। आगे पूछो, 17 हो गया। चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में कहां तक हो चुका है, पार्ट 2 में कहां तक हो चुका है रूपाली, 10 तक हो चुका है। आगे चलो, 10 के आगे पूछो, 11 पूछना है। देख बेटा 11 में पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्लोज सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ EMF E, a choke coil of inductance L connected in series. The active resistance of the whole circuit is equal to R. It is in a steady state at the moment t equal to 0.
the choke coil inductance was decreased abruptly to 4 times the current in the circuit as a function of time, क्या होगा? देखो सवाल कहता है एक ईएमएफ लो, इसमें एक इंडक्टेंस लो, है ना, और इसमें एक रेजिस्टेंस लो। ठीक है बच्चा, ये स्टेडी स्टेट में आ गया, ये स्टेडी स्टेट में आ गया। तो स्टेडी स्टेट में आ गया तो कितना करंट आया होगा? E बाई आर। ठीक है बेटा, अब देखो t बराबर 0 पर अचानक, t बराबर 0 पर अचानक इंडक्टेंस क्या हुआ? देखो ईएमएफ तो सेम रह गया, रेजिस्टेंस भी सेम रह गया, लेकिन इसका इंडक्टेंस अचानक हो गया L/4, अचानक हो गया L/4, है ना बच्चा। तो सवाल क्या कहता है कि अचानक इंडक्टेंस बेटा 1/4 हो जाए तो पता है तुमको ना, क्या पता है कि इंडक्टर से फ्लक्स कभी चेंज नहीं करता, इंडक्टर से फ्लक्स इंस्टेंटली कभी चेंज नहीं करता। इसका मतलब अगर ये करंट हमारा I0 था तो अचानक ये करंट कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा ये 4I0 हो जाएगा। बोलो अचानक ये करंट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4I0, है ना, क्योंकि फ्लक्स हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब पूछता है कि अब टाइम t के बाद कितना करंट होगा इसमें, है ना बेटा। तो टाइम t वाला फंक्शन तुमको याद है, बताए थे हम। टाइम t वाला फंक्शन क्या बताए थे बेटा? t इक्वल टू टाउ, टाउ कितना? L/4R, है ना, ln ऑफ इनिशियल I0 फाइनल करंट, स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा इसमें? तो कहोगे स्टेडी स्टेट करंट, इसका स्टेडी स्टेट करंट IS फिर से कितना हो जाएगा बेटा? E/R। तो I बाई कितना हो गया? देखो ये भी हमारा हो गया बेटा I0, तो क्या कहोगे? I0 माइनस I1 बाई I0 माइनस I2। इसका मतलब ये हो गया 4RT बाई L बराबर ln ऑफ कितना? I0 माइनस I0 हमारा कितना बेटा? I0 हमारा E/R, I0 हमारा E/R माइनस 4E/R डिवाइडेड बाई E/R और माइनस ऑफ I2, है ना बेटा। अब सॉल्व करो, I2 निकालो। ठीक है बच्चा, अब देखो 12 और 14, देखो बेटा 12 नंबर में, 12 नंबर सवाल कहता है वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस A is initially coplanar and concentric with a much larger circular loop of radius B। देख बच्चा, सर्कुलर लूप बहुत बड़ा है, इसका रेडियस है बेटा B, इसके सेंटर पे कंसेंट्रिक, ये रेडियस A। A constant current I is passed in the large loop which is kept fixed in space। इसमें करंट I पास कराया, कैपिटल I, और फिक्स कर दिया स्पेस में। अब कहता है एंड स्मॉलर लूप इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट डायमीटर, और डायमीटर के अबाउट ये ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। कहता है द इंड्यूस ईएमएफ इन द लार्ज लूप ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसके फंक्शन ऑफ टाइम में कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ? सिंपल तो है बच्चा, ये पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड का μ0I/2B, है ना। अब देख ये एरिया हमारा घूमेगा, एरिया घूमेगा तो फ्लक्स क्या लिखेंगे? फ्लक्स लिखेंगे B इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बोल बच्चा, होगा क्योंकि घूमेगा ना ये एंगल, तो क्या हो जाएगा? B हमारा हो गया μ0I/2B, एरिया हो गया πi² कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है। अच्छा कॉस 2 ओमेगा टी क्यों लिखा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लार्ज लूप ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप। अच्छा बड़े वाले में पूछा ईएमएफ, ओके। ये सवाल बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो गया। चलो मैं बनाया हूं इसको, मैं बनाया हूं, सीखो इसको तुम। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लार्ज लूप ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप। ठीक है बच्चा, तो देखो ये हमारा आ गया बेटा,
तो ये अगर हमारा आ गया फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है बच्चा देखो, तो हमारा EF कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा बेटा, एक मिनट, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, M इंटू कैपिटल आई। बोलो बच्चा, ये फ्लक्स इक्वल टू होना चाहिए M इंटू आई। इसका मतलब बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, बोलो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया, देखो कितना, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू हो गया बेटा कॉस ओमेगा टी। समझा, ये हो गया हमारा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चा, अब सोचो, अच्छा उस लूप का रेजिस्टेंस दिया होगा ना, छोटे वाले का रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, हाँ दिया है। देखो बच्चा, तो अब देखो अगर मैं लिखूं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉलर लूप, तो स्मॉलर लूप में क्या होगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2b पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। हालांकि आएगा माइनस साइन ओमेगा टी बेटा, लेकिन मॉड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट इन स्मॉलर लूप में इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आई ई बाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2b आर इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो अब चलो, अब करना है फ्लक्स इन लार्जर कॉइल, तो क्या हो जाएगा बेटा, फाई डैश इस वाले का फ्लक्स, क्या बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू इसका करंट I, है ना बेटा, तो M हमारा ये रहा और I हमारा ये रहा, MI करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। बोल बच्चा, इंटू कॉस ओमेगा टी होगा, बोलो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2r इंटू साइन 2 ओमेगा टी। बोल बच्चा, होगा। अब इसका चाहिए बेटा इंड्यूस ईएमएफ ई डैश, तो कर ले बेटा डी फाई डैश बाई डी टी। ठीक है, बात समझा, बढ़िया सवाल था ये। चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो। हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चेक कर लेना बच्चा, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना। 13 देखो, 13 तो किया ना मैंने, ये 12 किया मैंने। 13 देखो, इन द फिगर shows 2 loops ABCD and EFGH are in the same plane. Smaller loop carries a current capital I BT, small b positive constant, and I is the time. Resistance of a smaller loop is smaller and that on the larger loop capital R. Magnetic force on the loop EFGH due to the loop ABCD is. फोर्स निकालना है बच्चा, ये तुम कर चुका है। आगे चलो, आगे चलो। 15 नंबर देखो बेटा, 15 में कहता है इनिशियली द 900 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 200 वोल्ट। देखो बच्चा, इनिशियली 900 माइक्रोफैराड कैपेसिटर
देख बच्चा, सवाल नंबर 15 में कहता है इनिशियली द 900 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट। 900 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसको चार्ज कर दो 100 वोल्ट से, एंड द 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज अनचार्ज इन द फिगर। और कहता है 100 माइक्रोफैराड इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चा, ठीक है। देन द स्विच S2 is closed for a time t1, after which it is opened, and the same switch S1 is closed for a time t2, then opened. It is found that 100 microfarad capacitor is charged to 300 volt. If t1 and t2 minimum possible values of the time, then find out t1 upon t2। देख तो बच्चा, इस सवाल में ये हमारा है बेटा कैपेसिटर, ये है बच्चा 100 माइक्रोफैराड, इसके आगे लगा है बेटा इंडक्टर, है ना। इंडक्टर हमारा कितने का है, ये 10 हेनरी का बेटा। इसके आगे एक और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बेटा है 900 माइक्रोफैराड का, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये हमारा स्विच है बेटा S1, और ये हमारा स्विच है S2। अब देखो बेटा, सवाल कहता है कि देन द स्विच S2 is closed for time t1। S2 बेटा, S2 क्लोज किया फॉर टाइम t1, है ना बेटा। S2 क्लोज किया फॉर ए टाइम t1, तो क्या होगा, इंडक्टर में ये कैपेसिटर, है ना बच्चा। ये था हमारा 900 माइक्रोफैराड का, और पहले चार्ज कितना था बेटा इसमें, इसमें था बेटा पहले हमारा 100 वोल्ट, है ना। इसको चार्ज किया, है ना बेटा, ठीक है, बात समझा। अब t1 टाइम के बाद जब स्विच शिफ्ट किया, है ना बेटा, अब S1 क्लोज्ड एंड S2 ओपनड, है ना बेटा। S1 क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया, तो क्या हुआ देखो, अब हमारा इसके पास आ गया बेटा एनर्जी, इसमें कितना पाया गया, 300 वोल्ट। ये था बेटा 100 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, जब तुमने इसकी बात की थी तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, U इनिशियल हाफ C इंटू बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अब इसके पास कितनी एनर्जी हो गई, ये हो गई हाफ C इंटू बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है कि ये दोनों एनर्जी बराबर है बेटा। देखो ध्यान से, ये दोनों एनर्जी बराबर है बेटा। इसका मतलब यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में हुआ क्या समझो, इस वाले से t1 समय के बाद सारी एनर्जी इसमें चली गई, ठीक है बेटा, और यहां से फिर सारी एनर्जी इसमें चली गई, है ना बच्चा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि चार्ज Q से 0 वेरी किया, चार्ज Q से 0 वेरी किया, मैक्सिमम चार्ज से 0 वेरी किया। इसका मतलब यहाँ फेज कितने का चेंज हुआ, तो फेज यहाँ चेंज हुआ कितने का बेटा, π/2 का। मैक्सिमम से 0 का फेज 90 डिग्री चेंज, है ना बेटा। और ये फेज कितना होगा, तो कहोगे ω1 इंटू t1, ये हो जाएगा बेटा π/2, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारा मैक्सिमम करंट से इसमें चला गया, इसका मतलब यहाँ भी कितना फेज चेंज हुआ, तो यहाँ भी फेज हमारा चेंज हुआ π/2, तो ω/t2 बराबर π/2। अब तुमको t1/t2 चाहिए, बात समझ में आई, ठीक है बच्चा। आनंद बोलो, कुछ बोलना चाहते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, किसी को दिक्कत तो पूछो बच्चा। सर कल आपने जो मोल क्वेश्चन करवाया था हाइड्रोजन एटम से जो फोर्स निकाला सर H5 एक्सरसाइज पर पार्ट 1, सर उसमें फोर्स को
के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखा था, तो सर Q2 को मतलब Q1 Q2 E स्क्वायर लिख दिया था। हाँ पर उसमें हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो E स्क्वायर कैसे लिख दिया था? मतलब Q1 Q2 दोनों E कैसे लिखा? तो वो Q1 Q2 में Q1 कौन है Q2 कौन है तुम बताओ। सर आपने दोनों E स्क्वायर लिखा था, Q1 Q2 दोनों को। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन एटम में Q1 कौन है Q2 कौन है? सर इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छा सर, प्रोटॉन प्रोटॉन उसको फोर्स कर रहा है। तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम ही ना होता है। हाँ। अब चल आगे करेंगे डिस्कस कल। अब देख कल के लिए क्या करना है डिस्कस हम लोग को। कल करना है डिस्कस एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। पार्ट 2 में कहाँ तक किए हम लोग? आज 15 तक किए, तो 16 ऑनवर्ड्स 16 से आगे कल करना है डिस्कस। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करेंगे डिस्कस, ठीक है। और पार्ट 4 भी कर लेना, ठीक है। और डीपीपी कल क्या दिया था मैंने? 23 दिया था ना। डीपी क्या दिया था? अच्छा 16 लास्ट है, तो एक ही सवाल है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन कल कर लेंगे ये। चलो डीपीपी कहां तक दिया था? डीपीपी 24 तक दिया था, तो 25 कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 में 16 नंबर सवाल, पार्ट 3 और पार्ट 4, है ना। चलो बच्चा इतना ही आज के लिए। बाय फॉर नाउ। कुशल बोलो। सर ये पूछना तो कुशल। ओमेगा 1। यस सर। हाँ बोलो सर बोलो। ये पूछना था ओमेगा 1 T1 π/2 कैसे है, मतलब वो समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा ये बात समझ में आई कि जो भी यहाँ चेंज हुआ इसमें इस कैपेसिटर की सारी एनर्जी इसके पास चली गई। यस सर। किसके थ्रू गई? इंडक्टर के थ्रू। इसका मतलब इससे एनर्जी इसमें गया, इससे एनर्जी इसमें गया। यस सर। ठीक बच्चा, अब बताओ इससे ही चला गया एनर्जी इसमें, इसका मतलब इस वाले सर्किट में इसका चार्ज 0 हो गया बेटा। यस सर। तो बोलो बेटा चार्ज मैक्सिमम से 0 हुआ। मैक्सिमम का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है ना, यस सर। और 0 का मतलब हो गया मीन पोजीशन। तो बताओ एक्सट्रीम से मीन में कितना होता है फेज डिफरेंस? π/2। आगे बात समझ में? ओके सर आगे। ठीक है, वैसे इसके लिए बोलोगा सेम चीज के लिए ना बेटा। इसकी सारी Yes. एनर्जी यहाँ चली गई, मतलब फिर चला गया मीन से लेके एक्सट्रीम तक। ठीक है। थैंक यू सर। ओम बोलना बेटा कुछ। सर मैं बोल रहा था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 डिस्कस हो गए हैं। 2 पार्ट 3 पूरा हो चुका है ना। यस 2 सर। पार्ट 4 तो 2 पार्ट 4 तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। हाँ तो 2 पार्ट 4 करना समझो ही समझो। ठीक है सर। हाँ राघव बोलो। हाँ यस सर। हेलो। बोलो बोलो। यस सर, मैंने आपको मैसेज किया टेलीग्राम पर, तो सर आप ऐड कर लेना। हाँ ऐड कर लूंगा बिल्कुल। सर जो ओके। आपके पहले नंबर थे उस पे किया। पहले नंबर कौन था? एक ही नंबर मेरे पास है। यस सर, आपने जो दिए थे ना तो उस पे किया। हाँ उस पे किया ना, ठीक है फिर। ओके रोशन बोलो। सर कहें कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में जैसे ही मतलब आते हैं एंट्री होता है तो मतलब सर क्वेश्चंस बनना बहुत कम हो जाता है, मतलब नेलिजिबल हो जाता है सर। तो सर इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहिए सर, ताकि मतलब आपके एक्स्ट्रा दिमाग क्वेश्चन में। नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 तुम्हारे पूरे सीट का डिफिकल्ट मोस्ट पार्ट होता है बेटा। यस सर। होता है ना? बोलो। यस सर। यस सर। है ना? तो ये बात समझ बच्चा, डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन की तैयारी नहीं करवाई जा सकती है ना। ये तुम्हारी खुद के क्षमताओं पर निर्भर करता है कि तुम बाकी चैप्टर्स को कितने अच्छे से किए हो। एक्सरसाइज 1 कितने अच्छे से किए हो, 2 पार्ट 1 की तुम्हें कितनी समझ है। यस सर। है ना? यस इसलिए बार बोलता हूँ चीजों में देखो, चीजों को डिफिकल्ट सिचुएशंस को
तू तभी एनालाइज कर पाएगा जब आसान क्वेश्चन का तू मास्टर होगा। यस सर। मतलब एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पे पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तब तू पार्ट 2 पे करने आएगा तो क्वेश्चन बनेंगे। यस सर। लेकिन पहले अपने आप को उस लेवल तक तो लाओ कि उसके पहले के सारे कौन जो एक्सरसाइज हैं उसमें तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो। यस सर। हम्म वही सर, थोड़ा मतलब ये सब थॉट डेवलप नहीं हो पाता, जैसे सर आपने फेज निकाला और फिर सेम किया, हाँ। मतलब ये सब मतलब अपने से नहीं सोच पाते हैं सर, ये सब वही दिक्कत हो जाती देख बच्चा, तो तू सोच, तेरे में और मेरे में जितना मेरे को आता है थ्योरी और जितना इस चैप्टर में है वो मैं तो बता दिया ना। बोलो है। यस सर। मैंने किसी भी क्वेश्चन में क्या कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाया? नो सर। जितना तुम्हें पढ़ाया वो इतने लगाया और उसी तरीके से लगाया जैसे तुमको पढ़ाया गया है। यस सर। यस सर। कोई भी यूनिक तरीका नहीं था। यस सर। बोलो इसका मतलब क्या, किस चीज की जरूरत है बताओ तुम्हें? अब सोचने की ज्यादा जरूरत है ना बेटा, यस सर। है ना? मैं तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ, है ना, लेकिन दिमाग तुम्हें तो अपना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। यस सर। और 2 पार्ट 2 नहीं भी होता है तो इतनी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है बच्चा। जीवन में हर किसी को सबसे अच्छा चाहिए, समझा बात को? सुन रहा है रोशन? यस सर। यस सर। दुनिया में हर किसी को अपने जीवन में सबसे अच्छा चीज चाहिए, यस सर। इसलिए सारा दुनिया दुखी है, इसलिए सारी दुनिया दुखी है। जिस दिन दुनिया सोचेगी ना कि मेरे में जितनी क्षमताएं हैं उस क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छा हमको मिले, उस दिन सारी दुनिया खुश रहेगी। यस सर। है ना? तो भाई सोचो कि जितनी मेरी क्षमता है बस अपनी क्षमताओं का मुझे पूरा प्रयोग करना है, बस बाकी मत सोचो कुछ और। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। सिद्धिका बोलो। सर जो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 15 क्वेश्चन था उसमें पार्ट सर 1 का 15 क्वेश्चन है, बोलो। सर उसमें आपने कहा था कि जो हीट R1 मतलब इमिट करेगा वो हाँ उसकी इक्वल होगी जो इंडक्टर की मतलब एनर्जी सबसे होगी। ज्यादा एनर्जी है। सर ये तो मैंने भी किया हाँ था सर, लेकिन मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि वो तो I² इंटू R जितनी एनर्जी को इमिट कर सकता नहीं है ना। बच्चा, आई स्क्वायर आर इज नॉट एनर्जी, इट इज पावर। पावर, सॉरी, हाँ। अच्छा उसमें एनर्जी पूछा था ऐसा? समझ गई? हाँ सर। कुशल बोलो। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर ये पूछना है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम डिपेंडेंट होता है। हाँ होता है, सर लेकिन तो उससे, सिर्फ चार्ज पार्टिकल के मोशन का। अच्छा ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों बाय।